गुड मॉर्निंग एवन। वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। सो आज है 7 जनवरी एंड डे इज़ फ्राइडे। तो मेरे को छोटी सी एक बात आपसे पहले करनी है, फिर हम एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। तो इसके अंदर आपने काफ़ी बार कमेंट किया होगा या फिर आपने देखा तो होगा ही कमेंट्स के अंदर कि लोग बोलते हैं इंग्लिश में ये वीडियोस आनी चाहिए। तो क्या हुआ था कि डे बिफोर येस्टरडे मेरे को एक पर्सन ने किसी एक ऑफिस से कनेक्ट किया था। उन्होंने बोला उनके ऑफिस में पूरे लोग सब सुबह देखते हैं आपकी वीडियोस मीटिंग से पहले, मतलब उनके वहाँ पे एक कल्चर बन गया मेरी वीडियोस देखने का। तो मैंने काफ़ी आई अप्रिशिएटेड दैट। तो उसमें उन्होंने बोला कि उन्हें ये वीडियोस इंग्लिश के अंदर चाहिए सेम ऑफिस में देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 500 पर मंथ वो मुझे पे करने के लिए रेडी है। तो मतलब मैं आपको ये ऑफ़र एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। अगर आपको भी इंग्लिश में वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी और लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो तो क्योंकि ऑब्वियसली वो वर्किंग प्रोफेशनल है और वो मतलब उनको पूरे ऑफिस में देखनी होती है, तो मैंने उनको 500 पर मंथ बोला। बट अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैं बाकी डिटेल्स आपको वहीं पे बोल दूंगा। और कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, मैं तो आपको सेम ही कंटेंट बस इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी मुझे बात करनी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कुछ फ्री है। मैं तो बस एक छोटी सी सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। व्हेन गोइंग गेट्स टफ कंपनीज रीराइट फैक्ट्री रूल्स। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली आप सभी को पता है ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैल गया है। और हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि हमें बुरे रिएक्शंस या फिर सोच समझ के बेसिकली प्लान्ड रिएक्शंस लेने चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था। क्योंकि हमें हमारे पास और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के पास फर्स्ट और सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि थर्ड वेव में ऐसे सजेशंस को या ऐसी चीज़ों को डिसीजंस को अप्रूव नहीं करना चाहिए जो फ्यूचर में जाके हमें मतलब और ज़्यादा बैकफायर करें। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ कंपनीज़ ने इसी के चलते क्या किया है, पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी इंडिया के अंदर सिर्फ थाउजेंड्स के अंदर मतलब 10,000 से भी कम टोटल मिला के केसेज हैं। तो इस टाइम पे सेकेंड वेव के अंदर जब इतने केसेस थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी को। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा लॉकडाउन्स और ये सब चीज़ें इम्पोज करनी स्टार्ट करी जा चुकी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कंपनीज़ ने भी अपने स्टेप्स को लेना स्टार्ट कर दिया है। सम कट प्रोडक्शन, तो कुछ कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्शन के टारगेट्स को ही कम कर दिया है ताकि उनके ऊपर उनके वर्कर्स के ऊपर बर्डन थोड़ा कम आए। सम इंक्रीज नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स, तो वो ये कि नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ रिड्यूस टाइम पर शिफ्ट। तो वो ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए काफ़ी बड़ा तरीका ये हो सकता है कि आप टाइम पर शिफ्ट घटा दें और उसके अंदर लोग कम आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर हो जाएगी, तो आपको नंबर ऑफ़ शिफ्ट बढ़ा के वो मैनेज भी हो जाएगा। तो ये पूरा कुछ स्टेप्स थे जो कंपनीज़ ने यहाँ पर लिए हैं। और इसी के लिए थोड़ा फैंसी टर्म बना के ऊपर लिख दिया है, कंपनीज री राइट फैक्ट्री रूल्स। पर हमें पता है कि सिर्फ ओमिक्रॉन के टाइम तक के लिए लिखा हुआ है। और काफ़ी सारी कंपनीज़ ने, हमने पहले देखा था कि रिटर्न टू वर्क प्लान्स को भी सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पर वो ये ऑफलाइन वर्क नहीं करवाएंगे वापस से, ऑनलाइन मोड पर ही वर्क फ्रॉम होम वाले बेस मॉडल पे ही ये वर्क कर रहे हैं वापस से। तो ये हो गया पूरा ना। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन का खतरा चल रहा है। हमारे घर के बहुत पास एक केस आ चुका है। तो वही है कि हमारे घर में तो ऑब्वियसली सब अवेयर इसी से हैं, तो हम वैक्सीनेटेड वगैरह सब कुछ है। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा अभी वैक्सीन ज़रूर से लगवा लें। नाउ यूएस फेड्स हॉकिश स्टैंड ड्राइव्स बुल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूएस का जो फेड है, फेड मतलब फेडरल रिजर्व, इसको आप बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर वहाँ का सेंट्रल बैंक या फिर वहाँ का आरबीआई बोल सकते हैं यूएस का। तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने हॉकिश स्टैंड उनका काफ़ी टाइम से चल रहा है। उनकी जो फेडरल पॉलिसी की मीटिंग होती है वो बाई मंथली होती है और इमरजेंसी मीटिंग भी होती रहती है। तो यहाँ पर उनकी एक ही ऐसी बाई मंथली मीटिंग में जो दिसंबर में हुई थी। तो अगर आपको एक वर्ड पता है तो मिनट्स होता है एक वर्ड मीटिंग का। होता क्या है कि अगर आप कोई मीटिंग है आपकी, आप अटेंड नहीं कर पा सकते, मतलब कर नहीं सकते, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो कोई भी बंदा प्रेजेंट होगा वो मिनट्स बना लेगा, उसकी समरी बना लेगा और वो आपको प्रेजेंट कर सकता है। अब यहाँ पर ये मिनट्स का बहुत छोटा एग्जांपल था कि एक पर्सन जो अटेंड नहीं कर पाया उसको ये मिनट्स मिल जाएंगे। पर फॉर एग्जांपल एक ऐसी मीटिंग, डब्ल्यू की मीटिंग होनी है फॉर एग्जांपल, उसको पूरा वर्ल्ड नहीं सुन सकता या पूरा वर्ल्ड आगे तक उसको वापस से जा जाके नहीं देखेगा उस रिकॉर्डिंग को। तो वहाँ पर क्या होगा कि डब्ल्यू की इस पूरी मीटिंग का एक मिनट्स बनेगा जिसके अंदर पूरी समरी लिखी होगी, क्या क्या डिस्कस हुआ, कब कब किस किस टाइम डिस्कस हुआ और क्या क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो वो सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेट हो सकती हैं। तो वो ज़्यादा एक एफिशिएंट मेथड होता है। अब यहाँ पर यही हुआ है कि फेडरल बैंक की जो दिसंबर में मीटिंग हुई थी
उसके मिनट्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, वो सर्कुलेट हो गए हैं। उसके अंदर हॉकिश स्टैंड उनका निकल के आ रहा है। हॉकिश स्टैंड क्या होता है? बेसिकली जो फेडरल पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो कैसा सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसे 4 स्टैंड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैं एक बार आपको वापस से कवर करा देता हूँ। तो ये वो 4 स्टैंड्स हैं यहाँ पर। पहला है हॉकिश, मैंने वहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने वापस नहीं लिखा इधर। हॉकिश का मीनिंग होता है इसके अंदर आप इंटरेस्ट रेट जो है बैंक और जो आरबीआई है, मतलब वहाँ का फेडरल रिजर्व, वो बढ़ा देता है। डोविश के अंदर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। ये एक दूसरे के, आप इनको अपोजिट बोल सकते हैं। इनसे फ़र्क कैसे पड़ता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अकोमोडेटिव के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, तो ये होता है इसका स्टांस। न्यूट्रल के अंदर जैसा पहले चल रहा था वैसे चलने दिया जाता है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं लाए जाते हैं। तो ये 4 बेसिक स्टांस होते हैं, और यूएस फेड के स्टांस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब यूएस काफ़ी सारी कंट्री से ऑलमोस्ट ओवर द वर्ल्ड ट्रेड करता है। अब होता क्या है, अगर हॉकिश की बात करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता क्या है कि कम लोन लेते हैं लोग। यानी कि अगर आपको 10% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा था पहले, अब उसको बढ़ा के 12% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही कम लोग लोन ले रहे होंगे, बट एक कुछ प्रपोर्शन से नंबर ऑफ पर्सन जो है वो लोन ले रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। मनी का फ्लो कम होते ही डिमांड कम होगी, डिमांड कम होते ही इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट्स के वो भी कम हो जाएंगे, या फिर कम से कम वो बढ़ेंगे नहीं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जा सकता है। तो ये एक स्टांस होता है। डोविश के अंदर कैसे होता है, फिर डोविश के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर होता ये है कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाते हैं। तो वहाँ पर माना ये जाता है, और ये डोविश स्टांस को तभी लगाया जाता है जब ये देख लिया जाता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा होगा तो ये लोग कंजम्पशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, सेविंग पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। या तो आप किसी अपने पैसे को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। तो वो सेविंग अगर ज़्यादा दिख रही होती है इकोनॉमी के अंदर तो डोविश स्टांस लगाया जाता है। अकोमोडेटिव के अंदर क्या होता है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही सारा एक्सपेंडिचर प्लान करती है, गवर्नमेंट ही मेजर एक्सपेंडिचर कैरी आउट कर रही होती है। तो इसके अंदर वही है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के अंदर ये ज़्यादा होता है, और ये अगर इकोनॉमी का कंट्रोल गवर्नमेंट को लेना हो तो ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ये हो गया न्यूट्रल के अंदर, तो इसका कोई वो नहीं है। अगर इकोनॉमी के अंदर अभी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, मान लेते हैं जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, वॉर कुछ चल रहा है, तो वो अपनी पॉलिसी इकोनॉमी इन सब के ऊपर ध्यान अभी नहीं देंगे, तो वहाँ पर न्यूट्रल पॉलिसी वहाँ पर वो जनरली इंप्लीमेंट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि कोई बात नहीं अभी थोड़े दिन देख लेते हैं इस वाले माइंडसेट के साथ। तो ये हो गया इंडियन मार्केट फेल 1%। तो ये कि यूएस मार्केट से सब कुछ कनेक्टेड है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इंडियन मार्केट भी फेल कर गया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये भी तो होता है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जो उसके बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देगी भी ज़्यादा, तो लोग वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बैंक्स के अंदर पैसा रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सब भी होता है। एफपीआई का सेलिंग प्रेशर आया, इसकी वजह से थर्सडे, टीएचयू मतलब थर्सडे को 1% इंडियन मार्केट फेल कर गया, निफ्टी और सेंसेक्स। और मंडे ट्यूसडे फ्राइडे मतलब न्यू ईयर के अंदर जब मार्केट खुला था तो 3 दिन से बढ़ ही रहा था और एक दिन अब फेल कर गया। तो ये हमने पूरा देख लिया। नाउ अवॉइड नी जर्क रिएक्शंस, लॉकडाउन, सीसीआई प्रेस। तो सीसीआई क्या, सॉरी सीआईआई क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो बेसिकली ये पूरी इंडियन इंडस्ट्री को एक तरीके से रिप्रेजेंटेट करती है। इंडियन इनकॉपरेटिव से आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो क्या होता है, वो जस्ट एक ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, कोई भी इंडियन इंक को रिप्रेजेंटेट नहीं करता है बेसिकली। तो वो एक ग्रुप का नाम है पूरे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर खुद अपने मेंबर्स हैं जो इसके अंदर ही बैठे हैं, और मतलब वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम पर ही काम करते हैं। तो वो बेसिकली पूरी इंडियन इंडस्ट्री का चेहरा बन के सामने आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पूरी इंडियन इंडस्ट्री को किसी एक गवर्नमेंट के रूल से प्रॉब्लम है, तो अगर डिस्पाइट मतलब ऐसा इंस्टेड कि वो खुद अपना जा के बोलें गवर्नमेंट को कि हमें इससे दिक्कत है, वो सीआईआई में जाएंगे और सीआईआई अपना एक नंबर बता देगा कि 60 इंडस्ट्रीज़ को, 60 कंपनीज़ को इससे प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से एक अपना फेस बन के ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है, मतलब इसके प्रेसिडेंट ने, PREZ मतलब प्रेसिडेंट, तो इनके प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि नी जर्क रिएक्शंस को अवॉइड करना है। नी जर्क का लिटरल मीनिंग तो बहुत ख़राब होता है, इसका वैसे मीनिंग है कि यहाँ पर बुरे रिएक्शंस को, एक जो स्टूपिड रिएक्शंस को अवॉइड करना है, और लॉकडाउन्स वगैरह इन सबको अवॉइड करना है। और इन्होंने ये बोला लॉकडाउन से डिसरप्टिव मेजर्स कोई नहीं हो सकता, मतलब लॉकडाउन सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव मेजर्स है, तो हमें थोड़ा स्मार्टली प्लान करके इन लॉकडाउन से, कोविड के सिनेरियो से डील करना चाहिए। इन्होंने कोई सजेशन नहीं दिया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। शॉपर्स गिव स्मॉल अ मिस एज न्यू वेव हिट्स। तो वो ये कि बेसिकली शॉपर्स ने, यानी कि जो विजिटर्स हैं या कस्टमर्स हैं जो ऑफलाइन जाके
प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो उन्होंने कम कर दिया है जाना मॉल्स वगैरह में और शॉप्स के अंदर, तो वहाँ पर ये हुआ है। इसकी वजह से इन्होंने एक डेटा प्रेजेंट किया है, फुटफॉल्स डाउन बाय 15 to 25% इन द पास्ट 3 days। तो ये कि न्यू ईयर के बाद ही फर्स्ट और सेकंड को तो बहुत ज़्यादा फुटफॉल था ही, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड से ही ये चीज़ वापस से होना स्टार्ट हुई है कि लोग अवेयर हुए हैं वापस से, और वैक्सीन का ड्राइव पूरा चला है, जब थर्ड वेव का जो थर्ड डोज का सॉरी, तो उसके लिए बेसिकली सब 3 दिन से ही होना स्टार्ट हुआ है। Now 240 million delivered, Reliance Retail picks up 25.8% इन डंजो। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे वैल्यूएशन कैलकुलेट होती है। पहले हम थोड़ा सा वही बेसिक वापस से रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस न्यूज़ के ऊपर आएंगे। ये ईजी न्यूज़ है। होता क्या है कि अगर इकोनॉमी में या किसी स्टार्टअप के अंदर बेसिकली कोई कंपनी या कोई कंट्री वगैरह कुछ भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 25% की बात की गई, तो 25% के लिए अगर रिलायंस ने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 300 मिलियन लगाए हैं, तो वहाँ पर तो वहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए जो पहले वैल्यूएशन थी उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। यहाँ पे इस 25% को 100% पे ले जाया जाता है, और जितना ये बनता है यानी कि इंटू 4 करना चाहिए, तो 200 मिलियन टोटल कंपनी की वैल्यूएशन निकल जाती है। तो ये होता है यहाँ पर वैल्यूएशन, इसी तरीके से कंपनी की बढ़ती है। अब यहाँ पर डंजो की वैल्यूएशन बढ़ी है क्योंकि उसके अंदर रिलायंस रिटेल ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। पहले डंजो है क्या, तो डंजो क्विक कॉमर्स फर्म है। क्विक कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर, डेटा पे जाएँ तो 1 आवर से कम के अंदर, 30 मिनट्स कोई लोग बोलते हैं, कम उससे कम के अंदर आपको अपना ऑर्डर डिलीवर मिलता है। तो डंजो का मानना है 19 मिनट्स के अंदर ही अपना एवरेज ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, और अपने ऐप के ऊपर वगैरह के ऊपर इन्होंने 19 मिनट से एक मार्क लिख रखा है। अब यहाँ पर रिलायंस रिटेल ने इसके अंदर 240 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और उससे इन्होंने 25.8% का स्टेक अक्वायर किया है, और इनकी वैल्यूएशन इसके बाद 300 मिलियन थी पहले इसकी पोस्ट प्री फंडिंग, और पोस्ट फंडिंग इनकी वैल्यूएशन 775 मिलियन पर पहुंच गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है ई कॉमर्स सेक्टर के लिए, और रिलायंस ने अपना एक तरीके से फर्स्ट अल्ट्रा फास्ट कॉमर्स सेक्टर के अंदर एंट्री ले लिया अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये हो गया। और बाकी एक और अच्छी बात है, मतलब रिलायंस रिटेल के लिए आप कह सकते हैं इंडिया के लिए बिकम्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन डंजो। तो डंजो के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर इतना ट्रस्ट वर्दी ब्रांड बन, तो ये डंजो के लिए भी काफ़ी एक प्रॉफिटेबल बात हो सकती है। उसके ऊपर ट्रस्ट का फैक्टर लोगों का इससे बढ़ेगा। नाउ लिव स्पेस टू टर्न यूनिकॉर्न विद लाइकली 200 मिलियन फ्रॉम KKR। तो सबसे पहले KKR का मीनिंग यहाँ पर वो कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है। KKR एक PE फर्म है। PE मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी ग्रुप। तो इसमें लोग बेसिकली स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। PE का मतलब मेनली यही होता है। तो PE ग्रुप में क्या जो KKR है, इन्होंने लेंसकार्ट के अंदर भी, इंडिया के एक और स्टार्टअप के अंदर, आप सभी को पता है लेंसकार्ट के बारे में, इसके अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब लिव स्पेस क्या करता है, लिव स्पेस लिव स्पेस से पहले यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न होता है बेसिकली जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली जाए। तो कोई भी स्टार्टअप है उसका, कोई भी स्टार्टअप वैसे तो मेन एम ही इस चीज़ का करता है कि वो यूनिकॉर्न बन सके, या फिर वो 100 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर सके, वो सब चीज़ें भी रहती हैं इसके अंदर। तो यूनिकॉर्न का मीनिंग आया होगा आपको, क्लियर होगा। अब एक स्टार्टअप यहाँ पे मेंशन किया हुआ लिव स्पेस। तो लिव स्पेस क्या करता है बेसिकली, जो आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पूरा काम सुना होगा, जिसके अंदर लोग आते हैं आपके घर पे, आपका घर देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग होने वाली है, फॉल सीलिंग का पूरा काम, आपके वॉलपेपर वाला पूरा काम, पेंट्स का पूरा काम, तो वो सब ये करते हैं। और ये ऑनलाइन मोड में सबसे पहले कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, फ्री कंसल्टेंसी इसकी होती है। तो ये काफ़ी इनका एक USP टाइप का है, मतलब इनके लिए एक स्पेशल बात है ये इनकी कंपनी में कि ये फ्री कंसल्टेंसी इसकी प्रोवाइड करते हैं। और बाकी होम इंटीरियर रेनोवेशन का इनका मेन पूरा बिजनेस है। फिर जो पूरा अगर कोई लेना चाहे तो इनका एक प्रीमियम प्लान है, तो उसके अंदर वो एक नंबर ऑफ़ होम्स करा सकते हैं रेनोवेट। तो ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल है। अब यहाँ पर पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन इनकी 1.3 बिलियन पर पहुँच जाएगी अगर KKR से इसको 200 मिलियन की यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडिंग अगर मिल जाती है। तो ये हमने पूरा क्लियर कर लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। फेडरल रिजर्व रेट हाइक हिंट सेंड्स क्रिप्टो क्रैशिंग। तो वो ये कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व का हमने ऊपर देखा भी था अभी, तो फेडरल रिजर्व के रेट हाइक के हिंट की वजह से, मतलब ये मैंने थोड़ा सा वो बोल दिया, फेडरल रिजर्व का जो रेट है, मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर अभी इसका क्या रेलेवेंस है, जो दिसंबर मीटिंग उसकी मिनट्स वगैरह, उसके लिए जो हिंट हुई है, हिंट मतलब वही अगेन कि अभी हुआ नहीं है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई ये चीज़, बट ये हो सकती है फ्यूचर के अंदर, ऐसा दिख रहा है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिप्टो क्रैश कर गया। क्रिप्टो मतलब काफ़ी सारे कॉइन्स जो है क्रैश कर गए। होता है कैसे है बेसिकली, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मनी फ्लो कम हो जाएगा।
अब यहाँ पर मनी फ्लो कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। ये वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स है हॉकिश स्टांस का, इसीलिए हॉकिश स्टांस नहीं लगाया जाता है। मतलब अगर एक चीज़ बोलनी हो हॉकिश स्टांस के डिसफेवर के अंदर बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसी चीज़ जिसके बेस पे हॉकिश स्टांस को नहीं लगाना चाहिए, तो वो यही है कि इन्वेस्टमेंट भी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ सबसे पहले पूरी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, उसके अंदर से 10% क्रिप्टो के अंदर जा रहा था 10 रुपीज़, तो यहाँ पर यही अमाउंट एक तरीके से अफेक्ट हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को कांस्टेंट भी मानते हैं कि 10% क्रिप्टो के अंदर जाएगा और यही चीज़ अगर 80 रुपीज़ हो जाती है तो ये अपने आप 8 रुपीज़ हो जाएगी। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि मनी फ्लो लोगों के पास कम होता है तो वो क्रिप्टो के अंदर या इतने वॉलेटाइल एसेट्स के अंदर कम पैसा डालेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाएगा। बट वो एक बात का पॉइंट है। नाउ टेली कंपनीज टू सी बेटर Q3 ARPU, ये ARPU है अगर आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ARPU है इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंदर मैं आगे बता दूंगा क्या है इसका मीनिंग। रेवेन्यू ऑन नवंबर टैरिफ हाइक्स, तो आप सभी को पता है अमेजोन रिलायंस की जो जियो है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने ही आपके अपने टैरिफ को, जो इनका रिचार्ज के प्लान के रेट होते हैं बेसिकली, उनको बढ़ा दिया है। 26 नवंबर शायद था जिस दिन पहले दिन मतलब इनके इनैक्ट हो गए थे प्लान जो इंक्रीज रेट के ऊपर थे। तो अब हुआ क्या है कि उसी की वजह से सीधी सी बात है इनके रेवेन्यू के ऊपर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब प्रीवियस प्लान्स अवेलेबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो टेली कंपनीज इसी वजह से बोला जा रहा है कि वो Q3 के अंदर, Q3 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका जो पूरा 3 मंथ का चेन है इसके अंदर अपना एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो ARPU लिखा है सेकेंड पॉइंट के अंदर फुल फॉर्म लिखी हुई है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इनका बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और सबसे मतलब पॉजिटिव एक ग्रोथ या सबसे ऑल टाइम हाई की ग्रोथ यहाँ पर आप देखने को मिल सकती है। और अगेन इसका मेन रीज़न वही है कि जो मैंने बताया आपको नवंबर के अंदर जो टैरिफ के अंदर हाइक आया है, तो वही है मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिख दिया, बिकॉज ऑफ टैरिफ हाइक्स एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अच्छा, ये क्यों रेलिवेंट होता है? बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने अपने पर्सनस शेयर नहीं करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर आपका खुद का रिचार्ज है, आपके फ़ोन में चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन होगा घर में किसी किसी के जिसको आप हॉटस्पॉट प्रोवाइड करते होंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर पर यूज़र एक बंदा कितना कंज्यूम करता है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम मैट्रेस इंडस्ट्री की बात करें, मैट्रेस ऐसी नहीं इंडस्ट्री है जिसके अंदर पर यूज़र या पर बंदा, मतलब जितने अगर एक घर के अंदर 2 मैट्रेस होते हैं जनरली और वो 4 लोग उस पर 3 लोग उस पर रह रहे होते हैं, तो उसके अंदर पर यूज़र वाली बात नहीं आती है जनरली। तो ये इकोनॉमी इस टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल बात होती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अब यहाँ पर बोफा सिक्योरिटीज़ और ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपनी कुछ प्रेडिक्शन को प्रेजेंट किया है, तो ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं, इसके अंदर बोला गया है एयरटेल का दिसंबर क्वार्टर का रेवेन्यू 5% से मतलब बढ़ सकता है जब ये नंबर अपना रिपोर्ट करेंगे, और एयरटेल दिसंबर क्वार्टर ARPU 6.6% से बढ़ सकता है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ की पूरी स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं, रियल फिगर्स तो एयरटेल जब अपनी रिपोर्टिंग देगा तभी बताएंगे। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर आ भी जाए, क्योंकि क्वार्टर की रिपोर्टिंग नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाती है। तो ये हो गया पूरा न्यूज़ हमारा कवर। कंपनीज वांट बजट टू पे वे फॉर फॉरेन लिस्टिंग, तो ये 7 पेज के ऊपर न्यूज़ है। इसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर ये IPO से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो कंपनीज लिस्ट होती हैं पब्लिक मार्केट के अंदर, तो उससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ है। इसके अंदर अभी के लिए क्या रूल्स चल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर अगर किसी कंपनी को लिस्ट होना है तो उसके लिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एक तो वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर उसकी मार्केट कैप होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ डोमेस्टिक एक्सचेंज के ऊपर भी वो लिस्टेड होनी चाहिए, यानी कि NSE BSE के ऊपर किसी के ऊपर भी वो लिस्टेड होनी चाहिए, तभी वो जाके फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो सकती है। अब यहाँ पर वांट ये है जो मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है कि डायरेक्ट फॉरेन लिस्टिंग का परमिशन दे दिया जाना चाहिए। ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना चाहिए। सॉरी, मैंने फॉर्मल थोड़ा कर दिया ना। इसके अलावा एक इन्होंने और डिमांड करी है स्पैक की। स्पैक IPO मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया हुआ है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज की फुल फॉर्म है। ये एक IPO लाने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड की तरह IPO वर्क करता है। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बैठते हैं तो वो अपना स्पैक लेके आते हैं। अब यहाँ पर वो कंपनी जो स्पैक नाम पे बनती है वो सिर्फ अक्वायर करने के पर्पज़ से ही बनती है, इसीलिए इसके फुल फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। अब ये क्या होता है, इसके पास जो भी IPO से फंड आता है इस कंपनी के पास, स्पैक के पास, तो वो आगे कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है।
तो इस तरीके मतलब वो कंपनी को अक्वायर कर लेता है, तो एक तरीके से इन्वेस्ट कर देता है। अब यहाँ पर उस कंपनी के पास फंड्स आ जाते हैं, बट वो पब्लिकली लिस्टेड एक तरीके से डायरेक्टली नहीं होती है, इनडायरेक्टली हो जाती है। तो ये हो गया यहाँ पर। अगर किसी को बाद में भी इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, शेयर्स को ट्रेड करना है, तो वो स्पैक वाले शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता बेनिफिट ये है कि अगर मान लेते हैं कि जो कंपनी है वो डायरेक्टली लिस्ट होती है और उसके पास उतनी वो बिडिंग ही नहीं आती है, मतलब लोग इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं उसके अंदर, तो उसको अपना आईपीओ वापस से विड्रॉ कराना पड़ेगा। अब स्पैक के अंदर क्या होगा कि अगर स्पैक जिस भी कंपनी के नाम पे आईपीओ के लिए मनी रेज करा था, अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो वो और कोई कंपनी ढूंढ लेगा। अगर इन्वेस्टर्स अप्रूव करेंगे तो वहाँ पे पैसा लग जाएगा, नहीं तो वो रिफंड हो जाएगा वापस से। तो ये होता है पूरा इसके अंदर स्पैक के अंदर। ये यूएस में 2-3 कंपनीज का स्पैक आईपीओ आ चुका है, इंडिया में अभी तक कोई भी नहीं आया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 के अंदर ही पहला इसका आईपीओ आएगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर 2022 के अंदर आपको 1-2 स्पैक आईपीओ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी से ही ये न्यूज़ आ गई है, मतलब कि चेंजेस होने स्टार्ट हो जाने चाहिए ना। गवर्नमेंट मेड अ कमेटी टू गिव रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है, हमारी गवर्नमेंट कमेटी बेस्ड मॉडल पे ही ज़्यादातर वर्क करती है, हर चीज़ के लिए कमेटी बना देते हैं। तो यहाँ पर भी कमेटी एक बन चुकी है ताकि रिकमेंडेशन ये दें कि क्या क्या होना चाहिए फ्यूचर के अंदर इसमें रिलेटेड। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने बेसिकली बोला है ये कि सेबी और आरबीआई के रेगुलेशंस तो चाहिए ही चाहिए इसके ऊपर, स्पैक वगैरह के ऊपर, और फॉरेन लिस्टिंग में जो भी रूल्स हैं उसके ऊपर, और उसके साथ साथ स्पैक के ऊपर एक और टैक्स रेगुलेशन भी चाहिए कि किस तरीके से इसके जो आईपीओ का प्रोसीड है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आईपीओ जब आप इसके अंदर वो कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, तो वो सब इसके ऊपर रेगुलेशंस भी रिक्वायर्ड। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। CCEA ओकेज 12,000 करोड़ स्कीम फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन 7 स्टेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले CCEA क्या है, तो CCEA है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहाँ पर इससे कोई ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कि ये क्या करती है, हम समझते हैं कि इस न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम अप्रूव कर दी गई है, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है क्या बेसिकली कि कुछ पावर प्लांट्स हैं जो रीन्यूएबल, जो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट हाइड्रो पावर या विंड पावर इस बेसिस पे। तो यहाँ पर कुछ 7 स्टेट्स हैं जिसका मैंने नाम लिख रखा है, गुजरात से लेकर यूपी तक, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और 3 स्टेट जिसके अंदर साउथ के अंदर भी हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। अब इसके ये जो स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, इसके अंदर 20 पावर प्लांट हैं ऐसे रीन्यूएबल एनर्जी के। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट थी कि और स्टेट्स के अंदर यहाँ से जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन हो सके, या कम से कम जो इन स्टेट के बहुत नियर बाय स्टेट्स है कम से कम उनमें हो सके। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्लान है पूरा ट्रांसमिशन को अप्रूव करने का, मतलब कि ट्रांसमिशन कर लो इस चीज़ को अप्रूव करने का, ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है। और इसको GEC, इसका मैं आपको बता दूंगा आगे, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है, और इसका फेज़ 2 इसको बोला जा रहा है। तो इस चीज़ को अभी अप्रूव कर दिया है। ये मैंने GEC फेज़ 1 और फेज़ 2 ऐसे क्यों लिखा है, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल न्यूज़पेपर से ही प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर GEC मैंने आपको बताया था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके फेज़ 1 और 2 की बात की गई है। GEC फेज़ 1 में क्या हुआ था पहले ये देखते हैं। तो इसके अंदर भी यही था कि यहाँ पर रिन्यूएबल पावर एनर्जी थी, बट इसके अंदर मेन प्रोजेक्ट था ग्रिड इंटीग्रेशन का, जो बेसिकली आपके पोल्स होते हैं उसके अंदर उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। वहाँ पे नेटवर्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, बट क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी है तो उसके लिए अलग लाइन पूरी डलेगी, ताकि वो इवैक्यूएशन बेसिकली उसका ना हो जाए कि लोग चोरी ना कर लें, या फिर जो अपनी प्राइवेट कंपनी है वो उसमें मिक्स ना कर लें, कुछ ऐसा ना हो जाए बेसिकली। तो उसके लिए ये कुछ स्टेट्स थे, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से कैसे उसका ट्रांसमिशन होगा, इसके लिए GEC फेज़ 1 लाया गया था। यहाँ पर टोटल इसका 24 गीगावाट का उसके अंदर रिन्यूएबल पावर था। अब यहाँ पर 20 गीगावाट का रिन्यूएबल पावर है, और इसके अंदर बाकी MVA वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये GEC फेज़ 2 का टारगेट पूरा, ये मैंने आपको स्टेट्स वगैरह इसके अंदर कहाँ से कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, वो सब इसके अंदर बता दिया। तो वापस से नोट्स के ऊपर आते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ है इसके अंदर, FPI मैंने आपको कल ही शायद बताया था डिटेल के अंदर। इन्होंने बोला ये है कि FPI का जो IT के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो ऑल टाइम हाई पर चला गया है, और सेक्टर होल्डिंग वो रिकॉर्ड मतलब वही ऑल टाइम हाई पर चला गया दिसंबर के अंदर। यहाँ पर 15.43% टोटल जो FPI का पोर्टफोलियो है पूरा इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर वेटेज IT सेक्टर का जो है वो 15.43% पर चला गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी फिगर है। और डेटा फ्रॉम ये मिला है हमें, NSDL से डेटा मिला है। तो NSDL के बारे में मैंने आपको शायद पहले बताया हुआ है, नहीं तो हम कभी और कवर कर लेंगे इसको। और FPI का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो भी इसके अंदर डिस्क्लोज किया गया है। तो इसके अंदर $653 बिलियन का टोटल पोर्टफोलियो है FPI का इंडिया के अंदर, जिसके अंदर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये मैंने खुद से लाइन लिखी है,
तो ये 1/5 ऑफ द टोटल इंडियन जीडीपी है। आप सभी को पता है इंडियन जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, मतलब अचीव हो सकता है, बट हाँ उसके आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पर उसका 1/5 आप इसको लगभग इजीली बोल सकते हैं, उससे ऊपर ही है एक्चुअली। तो वो इतना बड़ा हाथ प्ले करता है एफपीआई इंडिया इकोनॉमी के अंदर। तो इसके बाद एक न्यूज़ है आपकी ईएसजी रैंकिंग से रिलेटेड। तो पहले हम ईएसजी रैंकिंग को ही देख लेते हैं, फिर हम हेडलाइन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी हेडलाइन है तो आपको थोड़ा मिस हो जाएगा शायद। तो ईएसजी रैंकिंग क्या होता है? बेसिकली इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर ये है कि आप जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस भी कंपनी की आप ईएसजी रैंकिंग निकाल रहे हैं, तो कितना इन्वायरमेंट, सोशल या गवर्नमेंट फ्रेंडली काम करती है। गवर्नमेंट का इसमें पॉलिटिक्स और वो सब वाला नहीं रहता है। इसके अंदर बेसिकली कि गवर्नमेंट के कितने रूल्स से वो अबाइड करती है, टैक्स वगैरह कितना ढंग से रिपे करती है, मतलब पे करती है, वो सब इसके अंदर आता है। और इन्वायरमेंट और सोशली इसके अंदर मेन फैक्टर रहते हैं कि वो सोशली मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करती है नहीं करती है। वो जो एमिशन होता है पोल्यूशन का, कार्बन का, तो वो सब कितना कर्ब कर पाती है। तो वो सब चीज़ें हैं। जैसे अगर मामा अर्थ का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मामा अर्थ मैंने अभी पढ़ा था कि वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि वो जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो उससे ज़्यादा रिसाइकल कर लेते हैं। तो उनका ईएसजी इंडेक्स काफ़ी अच्छा आएगा इसके बेसिस पे। तो ये ईएसजी रैंकिंग निकाली जाती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये एक नया ही चीज़ है। अगर आपको दो कंपनीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कैलकुलेशन किया, आपके बेसिस पे 10% रिटर्न आपको मिल सकता है। तो आप ईएसजी रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये होता है बेसिकली इसका बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ईएसजी रैंकिंग पे वर्क कर रही है इस हेडलाइन के अकॉर्डिंगली। एलआईसी पे क्यों वर्क कर रही है? उसके पब्लिक ऑफर से पहले, मतलब उसके पब्लिक ऑफर के लिए वो वर्क कर रही है कि आईपीओ जो आने वाला है एलआईसी का, हम सभी को पता है बहुत ही मैसिव आईपीओ होने वाला है। तो गवर्नमेंट कोई भी इससे रिस्क नहीं लेना चाह रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंडेटरी बाय लॉ भी नहीं है कि ईएसजी रैंकिंग निकले। इसके पहले हमने कभी बात भी नहीं की है कि हमने पेटीएम का ईएसजी रैंकिंग देखा हो, ये सब किया हो। अब यहाँ पर एलआईसी का निकल रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये मैंडेटरी बाय लॉ नहीं है। बट गवर्नमेंट कोई चांस नहीं लेना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल हो, तो वो इसीलिए ये भी चीज़ कर रही है, कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ पर दिस आईपीओ इज़ वेरी क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट बजट 2022। तो इस साल के बजट के लिए, इस साल की या नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के पूरे वर्किंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ होगा। एक बहुत ही अच्छा बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरा ये वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अंदर लोग भी आपको दूसरे हेल्प कर सकते हैं, जो हमने कल भी देखा था अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो मेम्बर्स ऑलरेडी हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।